हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 23 नवंबर 2025 संडे यानी रविवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के आर्टिकल्स पर हम लोग चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं 2026 या 2027 में, तो उनके लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोग लेके आए हैं। जीएस के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये प्रोग्राम अवेलेबल है। 1 दिसंबर से यानी कि अगले कुछ ही दिनों के बाद ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। 2026 का जो प्रोग्राम है वो 9 महीने चलेगा, अगस्त 2026 तक। और 2027 का जो प्रोग्राम है वो 21 मंथ का प्रोग्राम है, अगस्त 2027 तक चलेगा। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप हमारी ऐप या वेबसाइट में जाके भी इसको एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सवाल या कोई डाउट्स हैं तो यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर है 9150449990। इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स की भी एक टेस्ट सीरीज़ हमारे पास है, जिसमें टोटल 51 टेस्ट हैं और ये टेस्ट सीरीज़ आपको सिर्फ 599 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी सी सेट लाइव क्लासेस का बैच ये भी चल रहा है, सिर्फ 1299 में है। अगर आप इसमें चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। डिटेल में बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सी सेट के जो तीनों ही पोर्शंस होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशंस, उनको यहाँ पर कवर किया जा रहा है। अगर आप इस बैच में डेमो लेना चाहते हैं तो सिर्फ 49 रुपीज़ पे करके आप डेमो भी ले सकते हैं। ये 49 रुपीज़ आपको बेसिकली ये जो क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी दिया गया है इसके थ्रू पे करना है। उसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ से आप लगभग 10 के आसपास जो डेमो क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकते हैं। और अगर एक बार उन क्लासेस को करने के बाद आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके जो फुल बैच है, कंप्लीट बैच है, उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं जो आज के आर्टिकल्स हमें कवर करने हैं। आज बेसिकली वैसे तो संडे है, न्यूज़पेपर में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं होते हैं, बट एज़ पर द प्रॉमिस मैंने आप लोगों से जो वादा किया था, इस हफ्ते की शुरुआत में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था क्रिप्टो करेंसी को लेकर। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो क्रिप्टो करेंसी की जो इंडस्ट्री है इंडिया में, उसको लेकर आर्टिकल आया था। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। ये बेसिकली अलग से एक पेज आया था और इसमें 2 आर्टिकल्स जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं और ये दोनों ही आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके यहाँ पर शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। जीएस पेपर 3 में आपसे इसके संबंध में बातचीत की जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहला, आई होप इतना ठीक है ना। चलो, सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली कोई, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई रियल मनी या रियल करेंसी नहीं है। ठीक है, ये डिजिटल एसेट्स होते हैं जिनको बिल्ड किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनको बिल्ड किया जाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन लेजर है। लेजर का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं एक रिकॉर्ड। ठीक है, एक डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब जैसे आपकी करेंसी है, जैसे हम इंडियन करेंसी की अगर बात करें तो इंडियन करेंसी इज अ सेंट्रलाइज्ड करेंसी, है ना। पूरे देश में उसको से एक तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि आरबीआई जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। बट इन केस ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी, है ना, इसमें इस तरीके का कोई भी जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी या सेंट्रलाइजेशन फीचर है वो अवेलेबल नहीं है। तो एक तरीके से क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन लेजर है जो ट्रांजेक्शन्स को सिक्योरली और ट्रांसपेरेंटली क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझे। तो अनलाइक ट्रेडिशनल करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी जैसे आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है एक, दैट इज बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ये किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल करेंसी, आप इंडियन रुपये की बात करिए, इंडियन रुपीज इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, है ना। बट ये किसी भी से रेगुलेट नहीं होता है। अब इनकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है ना। जैसे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम या इस तरह की और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है सप्लाई डिमांड के ऊपर और मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर।
ठीक है, तो इस वजह से ये जो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी है, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। ठीक है, इसके जो वैल्यूज़ हैं, जो इसके आप एक तरीके से कह सकते हैं प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर, सप्लाई डिमांड के ऊपर ये इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, ये तो हो गया व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। दूसरी बात ये है कि व्हाट आर क्रिप्टो एक्सचेंजेस। ठीक है, अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या होते हैं, ये ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर यूज़र जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज बेच सकते हैं। ठीक है, उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये चीज़ें होती है। मतलब जैसे सिंपल आप इसको अगर एक एनालॉजी इसकी ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो जो आपके स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स मतलब जहाँ पर आप शेयर्स खरीदते बेचते हैं, है ना, ये उसी तरीके का है, सिमिलर टू दैट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डील करता है डिजिटल टोकन्स में। और या फिर अब उसको ये भी कह सकते हैं डिजिटल टोकन्स को ऐसे यूनिट्स जिनको डिजिटली रिप्रेजेंट किया जाता है, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, अब जैसे पॉपुलर जो ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं उनके यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे बिनांस हो गया या फिर कॉइन बेस हो गया। कुछ प्रोमिनेंट इंडियन एक्सचेंजेस भी हैं जैसे कि कॉइन स्विच, है ना, जेप पे, वजीर एक्स। ये अब ये एक्सचेंजेस जो हैं वो रुपये को कन्वर्ट करते हैं। मतलब अगर आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, बेचनी है, आपको मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, तो आप क्या करेंगे, है ना, आप इन एक्सचेंजेस के प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे, वहाँ पर आप अपना जो रियल मनी है, जो रुपया है, वो देंगे, और ये बदले में आपको उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी क्रिप्टो करेंसी की, लाइट से बिटकॉइन की, वो आपको उतना मिल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये रुपये को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करते हैं और उनको जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं वहाँ पर उनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब इंडिया में अगर मैं इसको लेकर रेगुलेशंस की अगर बात करूं, तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना इंडिया में इलीगल नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट इलीगल इन इंडिया टू ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी, लेकिन ये रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जिसको आप कहीं पर भी कोई सामान खरीद रहे हैं, है ना, बेच रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया में व्हाट इज़ अ लीगल टेंडर, है ना, जो आपका इंडियन रुपी है वो लीगल टेंडर है। आप कोई भी सामान खरीदने के लिए रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके पास मान लीजिए बिटकॉइंस है और आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास बिटकॉइंस है, आप चाहते हैं कि आप कोई सामान खरीदें और उसके बदले में आप बिटकॉइन के थ्रू पे करें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया। हाउएवर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज इज नॉट इलीगल इन इंडिया, ये बात भी ध्यान रखें। ठीक है, और इनका जो इस्तेमाल किया जाता है जनरली दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड मेनली एज इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसको निवेश के लिए जनरली इनका यूज़ किया जाता है। कि लोगों के पास, लोगों को ये लगता है कि जैसे बिटकॉइन, अगर मैं बिटकॉइन को लेकर ही बात करूं, तो आज से लगभग 10 साल पहले, 10-11 साल पहले जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, तो उस समय उसकी कीमत बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है, मतलब कुछ हज़ारों में होती थी, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार का एक बिटकॉइन मिलता था। लेकिन आज की ही अगर मैं प्रेजेंट डे की बात करूं, क्योंकि आज ये आर्टिकल मुझे कवर करना था, तो सुबह मैंने उसकी वैल्यू चेक करी, अराउंड 77 लाख के आसपास जो है एक बिटकॉइन चल रहा है, 77 लाख इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, हालांकि उसकी वैल्यू अभी थोड़ा सा क्रैश हुई है, वो 1 करोड़ तक भी पहुंच गई थी लास्ट मंथ के आसपास। ठीक है, मतलब अक्टूबर के महीने में मैंने चेक किया था, उसका जो ट्रेंड है वो 1 करोड़ रुपये, 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू ग्रेटर देन, इज लार्जर देन 1 करोड़ पहुंच गया था। बट अभी उसकी वैल्यू 77 लाख के आसपास चल रही है। ठीक है, तो लोगों को यही लगता है कि इसकी वैल्यू जो है वो, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, मतलब आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, सोने में, तो उनको लगता है कि आज हम सोना खरीदेंगे, कल उसका दाम बढ़ेगा तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा। तो सिमिलरली उसी तरीके की सोच या उसी तरीके के इंटेंट या मंशा के साथ लोग जो है वो बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको एज अ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन ट्रेड करना भारत में इलीगल भी नहीं है। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक बात समझ गए। अब इसके बाद अगला सवाल ये है, जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जो क्रिप्टो के स्कैम्स हैं, ठीक है, जो क्रिप्टो से जुड़े हुए घोटाले हैं, जो स्कैम्स हैं, वो कैसे होते हैं। देखो, ज़्यादातर जो क्रिप्टो स्कैम्स हैं उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लालच दिया जाता है। ठीक है, लालच किस तरीके का लालच होता है कि उनको वादा किया जाता है कि आपको क्विक प्रॉफिट मिलेगा, जल्दी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, गारंटीड प्रॉफिट्स मिलेगा, है ना, नए कॉइन की तरफ से कि नया कॉइन आ रहा है, आप ये नया कॉइन खरीद लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इस तरीके के लालच दिए जाते हैं। या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ से लालच दिए जाते हैं। अब जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो बेसिकली फेक वेबसाइट्स, है ना, या फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हैं, जो कि आपको जो लेजिटिमेट या जो लीगल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं या वॉलेट सर्विसेज हैं वो उनकी तरह दिखते हैं,
है ना, उनकी तरह लगते हैं ऐसे, बट वो होते नहीं, होते फेक है। और जब एक बार यूज़र्स या इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, या जो अपना डिजिटल टोकन्स हैं वो उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके बाद वो स्कैमर जो हैं वो गायब हो जाते हैं, है ना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से स्कैम्स किए जाते हैं। स्कैम का एक और तरीका है ना, उसको एक और ट्रिक भी आप कह सकते हैं जिसमें है, दैट इज़ पंप एंड डंप स्कीम्स। पंप एंड डंप स्कीम में क्या होता है कि कोई मान लीजिए ग्रुप है, ठीक है, मतलब ऐसे स्कैमस्टर्स का ग्रुप है, फ्रॉडस्टर्स का ग्रुप है, वो क्या करता है कि किसी ऐसे, मतलब कोई अननोन कॉइन अननोन कॉइन मतलब जो मान लीजिए कि मार्केट में नया नया आया है ना, या कोई ऐसा अननोन कॉइन जो है वो खुद से जनरेट कर दें और उस कॉइन की वैल्यू को, उसके प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है ना, उसको पंप किया जाता है, उसकी वैल्यू को बढ़ाया जाता है। तो उससे लोगों को क्या लगता है कि अरे ये कॉइन की वैल्यू तो बढ़ रही है, चलो हम भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तो उसकी वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाता है, पंप किया जाता है। और जैसे ही उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो जिन्होंने उस कॉइन को जो है वो, मतलब जिन्होंने आप कह सकते हैं इन्वेंट किया होता है ना, या फ्रॉड करने के लिए बनाया होता है, वो अपना सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट उसमें है, पैसा उसमें है, वो सारा का सारा बेच के निकल लेते हैं, और उससे जैसे ही उस पैसे को बेचते हैं वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ें बेसिकली, मतलब इसी तरीके से क्रैश आपकी वो भी होती है जो शेयर मार्केट है। ठीक है, आपने एक हर्षद मेहता का केस सुना होगा, है ना, इफ़ आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ आपने नाम सुना होगा हर्षद मेहता का। बेसिकली उसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बन चुकी है। तो वो उसका बेसिकली ये जो, मतलब इस तरीके का जो धंधा था ना, वो शेयर बाजार में करता था वो, कि शेयर बाजार में जो शेयर्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ाए गए बढ़ाए गए बढ़ाए गए। ठीक है, एक हाइप क्रिएट किया जाता था मार्केट में। तो उसके बाद जब लोग उस शेयर में बहुत ज़्यादा पैसा जमा कर देते थे, जब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती थी, वो बेच के निकल लेता था और सारे के सारा जो शेयर है वो धड़ाम से नीचे गिरता था और लोगों का पैसा डूब जाता था। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है। ठीक है, यहाँ पर इसको कहा जाता है पंप एंड डंप स्कीम। ठीक है, एक तो ये हो गया। साथ ही साथ फिर इसमें जो फिशिंग अटैक्स हैं वो भी होते हैं। ठीक है, फिशिंग अटैक्स भी होते हैं जहाँ पर यूज़र्स को, मतलब कुछ इस तरीके के मेल्स भेजी जाती हैं जो लगती हैं कि लेजिटिमेट हैं, है ना, लीगल हैं, और उसके बदले उनसे जो प्राइवेट उनके वॉलेट होती है, उनके कीज़ या पासवर्ड जो है वो ले लिए जाते हैं। तो इस तरीके का स्कैम भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है ना, किस तरीके से उसके स्कैम्स वगैरह होते हैं। अब अगर हम इंडिया के क्रिप्टो मार्केट की बात करें, तो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केट्स इंडिया में है। लगभग 119 मिलियन यूजर्स, 119 मिलियन, मतलब 119 120 मिलियन के आसपास आप मान के चलें, तो दैट मीन्स अराउंड 12 करोड़ के आसपास, 12 करोड़ क्रिप्टो के यूजर्स हैं इंडिया में। ठीक है, और इसका जो मार्केट साइज है, अगर हम टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात करें, तो लगभग 2.6 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है 2024 की। ठीक है, और एक और रिपोर्ट ये बताती है कि ये जो मार्केट साइज है, ये अगले 10 सालों में 2035 तक 15 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। सिर्फ इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और 2024 से 2035 के बीच में आप ये लगभग कह सकते हैं कि 17% का सीजीआर, यानी कि हर साल लगभग ये 17% के आसपास से ग्रो करता हुआ दिख रहा है, और अगले 10 साल के बाद 15 बिलियन डॉलर की मार्केट जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद किस तरीके के लोग जो हैं वो इसमें ज़्यादा शामिल हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ तक आप बात समझे। अब इसके बाद ये बताया गया है कि किस कैटेगरी के लोग जो हैं वो इसमें ज़्यादा शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, दैट इज कॉइनस्विच, इंडिया का ही है। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो जेंजीज हैं, जेंजीज मतलब जिनका बर्थ ये 2000 के बाद से हुआ है,
मतलब जिनकी एज 18 से 25 है, अगर उनकी हम बात करें तो क्रिप्टो इन्वेस्टर बेस मतलब सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो जेंजीज हैं वो कर रहे हैं 37.6% के आसपास। ठीक है, जो मिलेनियल्स हैं यानी कि जिनकी उम्र 26 से 35 साल के बीच में है, मतलब 90s के बाद वाले जो बॉर्न है, 90s से लेकर 2000 के बीच में जो बॉर्न है, वो आपका 37% के आसपास उनका है, जेंजीज का सबसे ज़्यादा है। और जो फिर उससे पुराने लोग हैं 36 से 45 साल वाले, उनका 17% के आसपास शेयर है। ये डेटा आपको 2025 का जो थर्ड क्वार्टर है उसके हिसाब से दिया गया है। ठीक है, एंड द स्टडी ड्राइंग इनसाइट्स फ्रॉम 2.5 करोड़ ऑफ द प्लेटफॉर्म्स यूजर्स, इसमें यह बताया गया है कि कौन सी सिटी जो है वो डोमिनेट कर रही है। मेट्रोज सिटी जो है वो डोमिनेट कर रही है, दिल्ली सबसे ऊपर है, उसके बाद बेंगलुरु है, फिर मुंबई है, और फिर कुछ जो ऐसे इनसे कंपैरेटिवली छोटे शहर हैं, आप कह सकते हैं जयपुर, लखनऊ, पटना, ये भी एक इमर्जिंग एज न्यू सेंटर्स फॉर अडॉप्शन, मतलब यहाँ के लोग भी अब ये क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में आ रहे हैं। ठीक है, अब हाउ डज इट कंपेयर विद से द म्यूचुअल फंड सेक्टर। अब इस चीज़ को अगर हम म्यूचुअल फंड का जो सेक्टर होता है उससे अगर कंपेयर करें तो क्या है, देखिए क्रिप्टो करेंसीज में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो म्यूचुअल फंड में जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं उससे फंडामेंटली अलग है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है ना, आप वो अलग अलग शेयर्स खरीदने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इक्विटीज़ वगैरह जो है वो खरीदी जाती है। जैसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड को लें, मतलब एक तरीके से देखो क्या है, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो आप किसी पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर खरीदते हो। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसा जब लगाते हो तो उसमें क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर जो उसकी अंडरलाइंग वैल्यू होती है वो कई सारे कंपनीज के शेयर्स उसमें, जो आपके एसेट मैनेजमेंट होता है ना, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, मतलब जिसके आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, वो कई सारे, जैसे मान लीजिए कोई कोई भी म्यूचुअल फंड है। ठीक है, वो म्यूचुअल फंड का मतलब है कि उसके अंदर जो उसकी वैल्यू है वो डिपेंड कर रही होगी 50 या 100 कंपनीज के शेयर्स में बटे होंगे वो। ठीक है, जैसे आपकी अगर हम मान लीजिए कि लेट से किसी म्यूचुअल फंड की वैल्यू 100 रुपये है, लेट से, ठीक है 100 रुपये, तो उसमें हो सकता है कि 50 कंपनियाँ हो। ठीक है, किसी कंपनी का उसमें 4% शेयर होगा, किसी कंपनी का उसमें 2% शेयर होगा, इस तरीके से अलग अलग करके वो म्यूचुअल फंड बनाया जाता है ना। शेयर्स में जब आप खरीदते बेचते हैं तो वो आप सिंपली एक कंपनी पर डील करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप कई सारी कंपनीज में डील करते हैं, लेकिन वो भी रेगुलेटेड ही है ना, म्यूचुअल फंड्स भी रेगुलेटेड ही है, लेकिन ये जो आपका है दैट इज क्रिप्टो करेंसी, ये रेगुलेटेड नहीं है ना। और मैंने आपको वही बताया कि म्यूचुअल फंड्स में जो है वो रेगुलेटेड फाइनेंशियल एसेट जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में पैसा लगाया जाता है, और उनको जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं वो मैनेज करते हैं, और इसके जो सुपरविजन का काम है वो सेबी करता है। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो करता है, तो मतलब ये तो रेगुलेटेड है। लेकिन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे आपको ये पता होगा, आपने एक इंस्टीट्यूशन का नाम सुना होगा दैट इज DICGC, है ना, कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, कि अगर आप अपने बैंक किसी बैंक में पैसा लगाते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, और अगर वो बैंक डूब जाती है तो आपको जो DICGC है उसकी तरफ से आपका 5 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड होता है, कि आपको 5 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। अगर आपने उससे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा नुकसान होगा, बट अगर आपने उससे कम इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा इन केस अगर बैंक जो है वो फ्रॉड हो जाता है तो बैंक को कोई, है ना। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं है इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, और इसमें प्राइस स्विंग्स तो बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी ये वल्नरेबल है ही है। इसके बाद दूसरी अगर हम बात करें तो ये लिखा गया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो उनका ट्रैक्शन इंडिया में बढ़ रहा है। ट्रैक्शन बढ़ने का मतलब है कि इंडिया में इसका मार्केट जो है वो बढ़ रहा है, लोगों में इसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात करें और इसको कंपेयर करें म्यूचुअल फंड से, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि जो मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है उसका डेटा यहाँ पर बताया गया है, वो 390 बिलियन डॉलर का है। तो म्यूचुअल फंड का मार्केट काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू द क्रिप्टो के मार्केट से। ठीक है, अब इसके बाद इस सेक्टर को लेकर, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर को लेकर क्या कोई सेंट्रल लॉ है, तो इसको लेकर ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा सेंट्रल लॉ नहीं है जो इस सेक्टर को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब कोई लॉ नहीं है तो पॉलिसी अनसर्टेनिटी जो है वो इंडस्ट्री के लिए सामने आती है, और साथ ही साथ जो यूज़र्स हैं उनके लिए भी कोई गार्ड रेल्स नहीं है, कोई सेफ्टी गार्ड रेल्स नहीं है। ठीक है, कि पैसा अगर लगाया डूब गया तो डूब गया, फिर
कहाँ जाके शिकायत करोगे, कुछ है ही नहीं, कोई लॉ ही नहीं है ना। तो जैसे कि आप वही लिखा गया है कि जो आप पैसा बैंक में जमा करते हो उसका कुछ पार्ट आरबीआई के द्वारा इंश्योर्ड होता है, जो मैंने आपको पीछे बताया है ना, वो डीआईसी जीसी वाला केस। तो इस तरीके का चीज़ क्रिप्टो में नहीं होती, क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी तरीके से इंश्योर्ड नहीं है। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए 2018 में आरबीआई ने बैंक्स को ये बैन किया था कि वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को और ट्रेडर्स को किसी भी तरीके की और सर्विसेज ऑफर ना करें, ठीक है। लेकिन 2018 में जब ये फैसला आरबीआई ने लिया, उसके 2 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जो है वो पलट दिया, है ना। और उसी के बाद से इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो मार्केट है वो खुलता है। हालांकि 2022 ने सरकार में इसमें एक 30% टैक्स इंट्रोड्यूस किया कि जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होंगे, चाहे आप क्रिप्टो करेंसीज की बात कर लीजिए या फिर जो एनएफटी होती है, नॉन फंजिबल टोकन्स, उसकी बात कर लीजिए, अगर इस तरीके के जो भी डिजिटल एसेट्स हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, उनसे अगर आपको जो भी कमाई होती है तो वो एज अ 30% आपको इनकम टैक्स देना होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक ये प्रोविजन लाए और साथ ही साथ ये बोला इसमें 1% टीडीएस का प्रोविजन भी रखा गया कि जो भी बायर होगा, है ना, वो क्या करेगा, 1% आपका टैक्स जो है वो कट करेगा, सो दैट कि अगर वो पैसा, मतलब अगर इतना ज़्यादा पैसा किसी ने, मान लीजिए 1,000 का तो खैर कोई खरीदता नहीं है, मान लीजिए किसी ने 1,00,000 रुपए का कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी, तो उसका 1,000 जो है वो कट हो जाएगा और वो टीडीएस के रूप में कट होके वो आपका गवर्नमेंट को जमा होगा। तो बेसिकली सरकार ने ये कुछ ऐसे कदम उठाए थे ताकि लोग जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कम करें, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से बचें, है ना, ये करा गया था। अब इसके बाद अगला सवाल ये है कि जो आरबीआई है वो क्रिप्टो एसेट्स के खिलाफ क्यों है। क्योंकि आरबीआई जो है, आरबीआई का ये मानना है कि ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मनी कंट्रोल के लिए एक खतरा है, ठीक है। इनका ये कहना है कि क्रिप्टो एसेट जो है वो काफ़ी स्पेक्यूलेटिव होते हैं, स्पेक्यूलेटिव मतलब स्पेक्यूलेशन से चलते हैं, है ना, और इन्वेस्टर्स को लार्ज लॉसेस हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। और अगर उसमें ये भी, मतलब उनका ये भी डर है कि अगर इसका जो यूज़ है, प्राइवेट डिजिटल करेंसीज का यूज़ अगर बहुत ज़्यादा होता है तो इससे जो रुपये की सॉवरेनिटी है उसको कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग भी इससे बढ़ सकती है। यहाँ पर आईएमएफ की एक रिपोर्ट है जिसको साइट करते हुए आरबीआई ने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है पिछले साल जो दिसंबर में रिलीज़ की गई थी, उसमें ये कहा था कि दैट वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ क्रिप्टो एसेट्स कुड रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि अगर क्रिप्टो एसेट्स का यूज़ जो है, इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बढ़ता है तो इससे मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो सकती है ना। फाइनेंशियल रिस्क जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कैपिटल फ्लो मैनेजमेंट को ये सरकमवेंट कर सकता है, कैपिटल फ्लो मैनेजमेंट के मेजर्स को, और साथ ही साथ रिसोर्सेज को डाइवर्स कर सकता है, फाइनेंसिंग द रियल इकोनॉमी, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो रियल इकोनॉमी को फाइनेंस करने के लिए यूज़ हो सकते हैं वो डाइवर्स हो सकते हैं। मतलब आदमी, ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अगर वो क्रिप्टो में नहीं करेगा तो वो कहीं और करेगा, है ना, शेयर खरीदेगा या म्यूचुअल फंड्स खरीदेगा या बैंक्स में एफडी कराएगा या गोल्ड खरीदेगा या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो रियल इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। लेकिन आदमी अगर क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका फायदा हो या नुकसान हो, वट बट रियल इकोनॉमी का तो कोई फायदा नहीं है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अब इसके बाद पूरी दुनिया में इस चीज़ को लेकर क्या हो रहा है, तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट फंड है दैट इज A16Z। इसका ये कहना है कि टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। पूरी दुनिया के मार्केट की बात हो रही है, $4 ट्रिलियन की, ठीक है, पहली बार क्रॉस किया है 2025 में। और जो दुनिया के बड़े जुरिस्डिक्शंस हैं, मतलब जो बड़े देश हैं, वो ऑलरेडी शेपिंग देयर रेगुलेटरी मैप्स टू कीप अप विद दिस रैपिड ग्रोथ, ठीक है। वो अपने जो रेगुलेटरी हैं, जो रेगुलेशंस उनके देश में हैं, वो उनको, मतलब वो इसी पेस में बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़ रहा है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट्स अथॉरिटी रीजन में जो उनका मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन है, वो एक यूनिफाइड क्रिप्टो एसेट लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है। यूएस में अगर हम बात करें तो कई सारी मल्टीपल एजेंसीज है, जैसे कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, द कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन एंड द फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क। ये आर एडवांसिंग ओवरसाइट ऑफ डिजिटल एसेट्स। तो ये डिजिटल एसेट्स की भी ओवरसाइट कर रहे हैं, मतलब उसकी भी सुपरविजन वगैरह ये कर रहे हैं। इसी साल यूएस ने एक गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स एक्ट लेके आए थे, जो फोकस करता है ऑन रेगुलेटिंग स्टेबल कॉइन्स। ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि मतलब पैक्ड है। पैक्ड का मतलब होता है कि विच इज़ कनेक्टेड और रिलेटेड टू द प्रेडिक्टेबल एसेट्स लाइक द यूएस डॉलर।
तो इसलिए जो कई सारी बड़ी कंपनीज हैं वो भी इसको इशू कर रही हैं, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट ये लोग लेके आए हैं। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जैसे चाइना जैसे देश हैं, वहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि कंप्लीट तरीके से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग पर भी और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर भी बैन है। क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग का मतलब ये होता है ना, क्रिप्टो करेंसी देखो बढ़ती कैसे है। अगर हम बिटकॉइन को एग्जांपल लें तो बिटकॉइन बढ़ता कैसे है, बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है। माइनिंग का मतलब क्या होता है कि वो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो आधारित है, उसमें आप उसको मतलब उसमें एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि देयर इज अ मैथमेटिकल पजल्स, वो मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व किया जाता है ना। और अगर वो मैथमेटिकल पजल मतलब हर स्टेप में पजल्स होती है, अगर एक स्टेप की पजल सॉल्व हो गई तो जिसने उसको सॉल्व किया है ही गेट्स द बिटकॉइन और द क्रिप्टो करेंसी एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, वो रिवॉर्ड के रूप में उसको मिलती है, और वो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो लेजर में भी ऐड होगा। तो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी बढ़ती है। अब लेकिन जब ये बात मैंने आपको बोली तो फिर आपके मन में ये सवाल आ सकता है, तो फिर तो ऐसा है कि एक मैथमेटिकल पजल है ना, डिजिटली सॉल्व की जा सकती है कंप्यूटर लैपटॉप की मदद से, तो हम भी फिर अपने घर में बैठ के जो है वो माइनिंग करते हैं और बिटकॉइंस कमाते हैं। बट उसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ कंप्यूटिंग पावर। जो कंप्यूटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, वो हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में बैठ के हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीज़ें सपोर्ट ही नहीं होंगी उसमें, है ना। तो इसलिए बिटकॉइन माइनिंग हर आदमी या जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग है वो हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं पहले मशीन्स, उस तरीके की मशीन्स के लिए, है ना। तो मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि आप घर बैठ के उसको करें या ना करें, मेरा कहने का अर्थ ये है कि कैसे ये चीज़ें काम करती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद आगे एक सवाल यह आता है कि क्या आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंडिया में रेगुलेटेड है नहीं, एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। और एक्सपर्ट्स ये एडवाइस देते हैं कि आप पूरी तरीके से रिसर्च कीजिए एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू रेगुलेटेड एंड रिप्यूटेड एक्सचेंजेस। जो भी आपके क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं जो रेगुलेटेड है, जो रिप्यूटेड है, आप उन्हीं में इन्वेस्ट करें, जो कि KYC और AML दैट इज़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज में डील करने के लिए पासवर्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए और कोल्ड वॉलेट्स का यूज़ होना चाहिए। कोल्ड वॉलेट्स का मतलब है कि ऑफलाइन स्टोरेज इनका होना चाहिए, सो दैट कि जो हैकर्स हैं वो इनका मिसयूज़ ना कर सकें। साथ ही साथ आपको जो प्राइवेट कीज़ हैं अपने या जो सीड फ्रेजेस हैं उनको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि आपको ऐसी जो गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं कि जल्दी आप अमीर हो सकते हैं, है ना, उस तरीके की जो स्कीम्स हैं उनसे भी सावधान रहना चाहिए। और ऐसे अननोन टोकन से जो प्रॉमिस करते हैं कि आपको बहुत हाई रिटर्न्स मिलेगा, उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके के जितनी भी स्कीम्स होती हैं ये ज़्यादातर स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं। ठीक है, एंडेवर्सिंग योर पोर्टफोलियो एंड सीकिंग एडवाइस फ्रॉम फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स कैन फर्दर रिड्यूस रिस्क। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करें, मतलब एक ही जगह सारा पैसा ना लगाएं। ठीक है, जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं उनसे आप सलाह लें, एडवाइस लें, तो इससे आपके जो खतरे हैं वो और भी कम हो सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए। डिटेल में इस आर्टिकल को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। इसमें यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, ये जो ऊपर बॉक्स है इसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि वाई क्रिप्टो केसेज आर माइन फील्ड। माइन फील्ड का मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैक। ठीक है, मतलब इन केसेस को सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखो एक बड़ा ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसके बेस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि की चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियाज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन इन्वेस्टिगेशंस। यानी कि अगर कोई भी क्रिप्टो स्कैम्स होते हैं तो उनकी जब जांच की जाती है किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा, तो वो लोग जो कि ये हैं इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो क्या चुनौतियां या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए डिस्क्लोजिंग डेटा। अब जो फॉरेन यूजर डेटा है दे ऑफन डिनाइड बाय द इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस। ठीक है, जो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो जनरली जो फॉरेन यूजर्स का डेटा है उसको वो डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डेटा ही नहीं मिल रहा है। इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट ऑफ डेटा स्टोरेज हिंडर एनालिसिस। जो डेटा स्टोरेज किया जाता है ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस के द्वारा, उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी एनालिसिस नहीं हो पाती है। फिर अनहोस्टेड वॉलेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय यूजर्स एंड नॉट एक्सचेंजेस इग्नोर लीगल रिक्वेस्ट। कुछ ऐसे वॉलेट्स होते हैं जिनको यूजर्स खुद मैनेज करते हैं, एक्सचेंजेस मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी जो आप कोई ऐसी अगर लीगल रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें कुछ चीज़ चेक करनी है तो वो भी नहीं हो पाती। इसके बाद एसेट्स को सीज करने की अगर बात करें,
इंटरनेशनल एक्सचेंजेस डू नॉट कंप्लाई विद फीस फ्रीज और सीजर रिक्वेस्ट, कि मान लीजिए किसी का आपको क्रिप्टो जो अकाउंट है ना, जो वॉलेट है, अगर उसको सीज करना है, उसको जब्त करना है कुछ जांच वगैरह करने के लिए, तो जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं वो ये अलाउ ही नहीं करते, है ना, वो फ्रीज और सीजर की रिक्वेस्ट को कंप्लाई नहीं करते। नो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म टू मैनेज सीज्ड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, और अगर मान लीजिए कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को सीज किया भी जाता है तो उनको मैनेज करने के लिए कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स लैक अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर कम्युनिकेशन, जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं और उसमें कोई कॉन्टैक्ट फॉर कम्युनिकेशन का पॉइंट ही नहीं है कि कहाँ कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, फिर जब केसेस की जांच की जाती है तो उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं। एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है, जो जांच की एक प्रक्रिया है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। इसके बाद आगे बात करें, नो सेंट्रल अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन और ओवरसाइट ऑफ द न्यू टोकन्स एंड कॉइन्स। ठीक है, जो भी नए टोकन्स या नए कॉइन्स आते हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए या उन पे नज़र रखने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अनरजिस्टर्ड एक्सचेंजेस ऑपरेट फ्रीली विदाउट ओवरसाइट, जो एक्सचेंजेस अनरजिस्टर्ड हैं वो बिना किसी सुपरविजन के, बिना किसी ओवरसाइट के फ्रीली काम कर रहे हैं। फिर इसमें लीगल ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन फ्रेमवर्क, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ही नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। जुरिस्डिक्शनल एम्बिग्यूटी ड्यू टू डिसेंट्रलाइज नेचर, ठीक है, अब इसका नेचर डिसेंट्रलाइज है तो इसको जो है वो इस किसके जुरिस्डिक्शन में आएगा, है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके पास टेक्नोलॉजी और सर्विसेज को लेकर अवेयरनेस नहीं है ना, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है, तो उसको लेकर उनके पास अवेयरनेस नहीं है। फिर टेक्निकल स्नैक्स की अगर हम बात करें तो यूज़ ऑफ प्राइवेसी कॉइन्स, जो एडवांस क्रिप्टो टेक का इस्तेमाल करता है ट्रांजैक्शनल डिटेल्स को छुपाने के लिए, अगर इस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती है तो फिर आप चीज़ों को ट्रेस नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ट्रेस नहीं कर सकती, ये प्रॉब्लम है। फिर वीपीएन का यूज़ किया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है, जो कि एक अनदर लेयर ऑफ ऑब्फुस्केशन, ऑब्फुस्केशन का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन वगैरह को हाइड करना। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन वगैरह को हाइड करने के लिए वीपीएन का यूज़ करते हैं तो ट्रांजेक्शन फिर पता नहीं लगते। तो ये कुछ टेक्निकल आप कह सकते हैं कि इसमें ऑब्स्टिकल्स हैं, है ना। तो ये काफ़ी एक अच्छा मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें 4-5 आपको अलग अलग हेडिंग्स के अंतर्गत ये बताया गया है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द क्रिप्टो स्कैम्स। ठीक है, तो ये अच्छा पॉइंट भी है और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, और आप यही जो आपको पॉइंट दिए गए हैं 4-5 हेडिंग्स के अंतर्गत, आप आराम से इसमें 10 नंबर का जो भी क्वेश्चन अगर बनता है 150 मार्क्स का अगर पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और आर्टिकल है, इसको भी देख लेते हैं, है ना। ये बेसिकली मतलब कुछ कुछ बातें तो जो हमने यहाँ पर देख ली हैं ऑलरेडी वही यहाँ पर होंगी, कि रेगुलेटरी हेज, रेगुलेटरी हेज का मतलब है कि रेगुलेशंस की कमी है ना। तो बैंक सर्विसेज, गवर्नमेंट टैक्सेस, मतलब बैंक की सर्विसेज को लेकर वही जो हमने बात करी कि 2018 में आरबीआई ने बैंक्स को बैन किया कि वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को किसी भी तरीके की या क्रिप्टो ट्रेडर्स को किसी भी तरीके की सर्विसेज ऑफर ना करें। सरकार ने 30% का टैक्स लगाया, 1% का टीडीएस लगाया, है ना, वो सब बातें हैं, लेकिन कोई भी गवर्निंग लॉ इसके बावजूद नहीं है। ठीक है, और इसको लेकर क्या कहना है सरकार की तरफ से कि कोई गवर्निंग लॉ क्यों नहीं लाया जा रहा है, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए ये आई होप क्लियर है, इतना है ना। देखो क्या लिखा है कि बाय टैक्सिंग प्रॉफिट्स एंड ट्रांजैक्शंस इन क्रिप्टो करेंसीज एंड लेटिंग बैंक सर्विस क्रिप्टो एक्सचेंजेस and traders but not bringing the industry under a legislative framework, the government has pushed exchanges to shift base out of India and exposed nearly 120 million investors to frauds and financial risk in an unregulated marketplace। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि जो क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है या जो प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर सरकार ने टैक्स तो लगा दिया। ठीक है, बैंक सर्विसेज को ये अलाउ, मतलब बैंक्स को ये अलाउ किया है कि वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस और ट्रेडर्स को सर्विस प्रोवाइड करें, लेकिन इस इंडस्ट्री को, क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री को किसी भी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के अंडर नहीं लाया, मतलब कोई भी इससे रिलेटेड कानून नहीं है। तो इन चीज़ों के बावजूद, मतलब इन चीज़ों से हुआ क्या है कि सरकार ने जो एक्सचेंजेस हैं उनको पुश किया है कि वो इंडिया से अपना, मतलब वो इन चीज़ों की वजह से कि एक तो कोई लॉ नहीं है, दूसरी चीज़ बेसिकली टैक्स वगैरह लग रहा है, तो वो यहाँ से अपने जो बेस हैं उसको शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया से बाहर क्रिप्टो एक्सचेंजेस। और इससे हो क्या रहा है कि लगभग 120 मिलियन जो हमारे देश के इन्वेस्टर्स हैं इस सेक्टर में, उनका रिस्क बढ़ रहा है।
ठीक है, फ्रॉड बढ़ रहे हैं, रिस्क बढ़ रहा है, और रेगुलेशन वगैरह कुछ है नहीं, तो आप मतलब अब जो इंडिया से बाहर अगर है कोई कंपनी तो उसको आप कैसे रेगुलेट करोगे, है ना। समझ गए बात। अब यहाँ पर ले लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की मतलब ये जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, इससे होने वाले जो समस्याएं हैं, जो दिक्कत है स्टेक होल्डर्स को, है ना, उनको नोट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बात कही है, और वो ये है कि सरकार को ये कहा गया है कि आप एक क्लियर कट पॉलिसी जो है वो वर्चुअल करेंसी को लेकर बनाएं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कोर्ट का ये कहना है कि इंडिया में आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं वो उसी तरीके का है कि आप एक हवाला बिजनेस जो होता है, ठीक है, उसके रिफाइंड वे में उससे डील कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी रेगुलेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पर लेकिन फिर वही बात लिखी गई है कि 2018 में जब आरबीआई ने बैंक्स को बैन किया था कि आप क्रिप्टो जो एक्सचेंजेस हैं या जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनको अपनी सर्विसेज ऑफर नहीं करेंगे, तो 2018 के आरबीआई के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ही पलटा था। ठीक है, और आरबीआई का जो कदम उठाया गया था उससे कई सारे जो एक्सचेंजेस हैं वो या तो उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर ली या फिर वो दुनिया इंडिया के बाहर जो है वो शिफ्ट हो गए। अब आरबीआई का जो ये फैसला था 2018 वाला, इसको इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ये कहा कि ये जो बैन आरबीआई की तरफ से लगाया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और डिसप्रपोर्शनेट है। कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि जो आरबीआई है वो किसी भी इस तरीके की इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सकता है लेकिन पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकता। ठीक है, विदाउट प्रॉपर एविडेंस, और इसी की वजह से फिर इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग का बाजार जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ता है। उसके बाद तब से अगर हम बात करें, मार्च 2020 में ये फैसला आया था, तब से सिर्फ 5 सालों में इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग मतलब इन्वेस्टर्स की संख्या लगभग 6 गुना बढ़ गई है। उस समय 6 मिलियन के आसपास हुआ करती थी, आज लगभग 119-120 मिलियन के आसपास पहुंच गई है। और ओवरऑल मार्केट तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2035 तक एक्सपेक्टेड है कि 15 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी, 15 बिलियन डॉलर को। तो एक तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, है ना। और इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ एक ऐसे देश से जो डिजिटल एसेट्स को प्रोहिबिट करता था उस समय, वहाँ से इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है कि वो अब इस मार्केट को बढ़ने दे रहा है और किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई पॉलिसी सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक और अनसर्टेनिटी जो है वो सामने आती है 2022 में, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने निर्मला सीतारमण ने ये अनाउंस किया था उस साल के बजट में कि 30% का फ्लैट टैक्स जो है वो सभी तरीके के जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज हों या एनएफटीज हो, नॉन फंजिबल टोकन्स हो, उनमें से जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, अब ये टैक्स बेसिकली मतलब इसीलिए इतना ज़्यादा लगाया गया था कि उस समय ये सोच के कि इससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्करेज होंगे कि इसमें पैसा लगाने के लिए, है ना। इसके बाद आगे बात करें, इनकम टैक्स के साथ साथ सरकार ने वही 1% का टीडीएस भी लगाया हर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन में। तो बायर जो है वो 1% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू को कट करेगा और उसको सरकार में जमा करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ट्रेड लॉस में जाता है तब भी। अब इसमें लिखा है कि नीड क्लियर एंड कंसिस्टेंट पॉलिसीज, तो दिस हैज़ प्रूव टू बी अनसस्टेनेबल फॉर द फ्लेजिंग एंड ग्रोइंग मार्केट। ठीक है, अब ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो फ्लेजलिंग मार्केट है, फ्लेजलिंग मतलब फ्लेजलिंग वर्ड बेसिकली यूज़ होता है एक न्यू बॉर्न बर्ड के लिए जिसके अभी अभी पंख निकले हैं, जिसने अभी अभी उड़ना सीखा है। ठीक है, तो एक ऐसा सेक्टर या एक ऐसी मार्केट जो अभी अभी ग्रो करने लगा है उसके लिए ये अनसस्टेनेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भारत वेब3 एसोसिएशन जो एक इंडस्ट्री बॉडी है, 47 क्रिप्टो एक्सचेंजेस और क्रिप्टो वॉलेट्स कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने ये बात बोली है। उसने इसी साल अगस्त के महीने में एक वर्चुअल डिजिटल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल जो है वो ड्राफ्ट किया है, जो उसका मानना है कि ये पॉलिसी अनसर्टेनिटी के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उनका ये कहना था कि अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच में जो डेली वॉल्यूम ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, है ना, कि मतलब क्रिप्टो एक्सचेंजेस में कितना डेली का जो ट्रांजेक्शन है वो होता है, वो 97% कम हो गया है ये 1% के टीडीएस के जो नॉर्म आया है उसके बाद। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है कि ट्रेडिंग ऑफ वीडीएस वर्थ ₹35,000 करोड़, ऑलमोस्ट 90% ऑफ टोटल ट्रेड वॉल्यूम शिफ्टेड टू ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, कि अब इंडिया के प्लेटफॉर्म्स में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्यों इसलिए नहीं हो रही है? क्योंकि फिर ये 1% टैक्स वगैरह कौन देगा, तो इसलिए जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर ये ट्रेडिंग अब हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट जो है
वो बहुत ज़्यादा कीन नहीं दिखाई देती है बीडीएस को लेकर कोई अलग से कानून लाने के लेकर। ठीक है, वी आर नॉट कीन ऑन रेगुलेटिंग द सेक्टर बाय मीन्स ऑफ अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। ये एक सीनियर ऑफिशियल का यहाँ पर कहना है कि हम मतलब सरकार जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है कि एक अलग से इसको इसके लिए कानून लाया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर रेगुलेशंस लाए जाएंगे तो रेगुलेशंस लाए जाते हैं या कोई कानून लाया जाता है तो फिर वो ये चीज़ इंडिकेट करेगा कि ये चीज़ अब लीगल हो चुकी है। ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर लीगल होगी तो उसमें फिर ज़्यादा फंड्स और ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस तरफ आएंगे, है ना। और बाकी फिर उससे जो फाइनेंशियल सेक्टर को खतरा होगा वो अलग चीज़ है, तो इसीलिए वो इसको रेगुलेट करना नहीं चाहते। पिछले साल दिसंबर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस दैट इज पंकज चौधरी ने पार्लियामेंट में ये कहा कि कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस सब्जेक्ट पर अगर लाया जाता है तो वो तभी इफेक्टिव होगा जब सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा ऑन इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क एंड बेनिफिट्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ कॉमन टैक्सोनॉमी एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कि जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी जाके कोई भी अगर लेजिस्लेशन या रेगुलेशन लाया जाता है वो तभी फ्रेमवर्क हो, वो तभी फायदेमंद होगा। 2021 में सरकार ने हालांकि इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक ड्राफ्ट लॉ बनाया था, लेकिन वो आगे फिर उससे नहीं बढ़े। लेकिन जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो वित्त मंत्रालय है, वो अभी भी यहाँ पर एक डिस्कशन पेपर के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। होम मिनिस्ट्री जो है वो भी एक सेपरेट फ्रेमवर्क यहाँ पर काम चल रहा है फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग ट्रेसिंग, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह के लिए भी यहाँ पर एक फ्रेमवर्क लाने की बात चल रही है। अब क्लियर फ्रेमवर्क नहीं होने की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा है देन फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो एक क्रिप्टो एक्सचेंज है गेटबिट, उनके फाउंडर एंड सीईओ अभय अग्रवाल का ये कहना है कि कोई यूनिफाइड फ्रेमवर्क नहीं होने की वजह से जो कंप्लायंट फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म्स हैं वो अभी भी इनसर्टेनिटी फेस करते हैं इन बैंकिंग एक्सेस एंड पॉलिसी इंटरप्रिटेशन। और वहीं मतलब इंडिया में तो इंडिया में जो काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म एक्सचेंजेस, उनको तो ये अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ रही है ना, कि कब उनके ऊपर कोई इस तरीके के रेगुलेशंस आ जाएं या कब उनको ये बोला जाए कि बैंक्स उनको सर्विस नहीं दे सकते हैं, तो उनको तो काफ़ी प्रॉब्लम है, अनसर्टेनिटी है। लेकिन वहीं जो ऑफशोर एंटिटीज़ हैं वो इंडियन सर्वर्स, इंडियन यूज़र्स को बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के सर्व कर रहे हैं, तो उनको फ़ायदा है, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, उसकी ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स वर्थ रुपीज़ 280 मिलियन हैव बीन जियोपार्डाइज्ड अक्रॉस एटलीस्ट 2 मेजर हैक्स इम्पैक्टिंग लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन द लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों में लगभग 280 मिलियन डॉलर्स का जो है वो नुकसान लोगों को हुआ है, क्योंकि ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस के कुछ इस तरीके के हैकिंग वगैरह हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट इज़ येट टू गेट अ ग्रास्प ओवर द लूमिंग रिस्क। सरकार जो इस तरीके के बढ़ते हुए रिस्क हैं उनको ग्रास्प करने या उनको कंट्रोल करने के लिए अभी भी मतलब नहीं हो पाया है। सो फार इट हैज़ पुट द बर्डन ऑफ प्रोटेक्शन ऑन इन्वेस्टर्स। अभी तक सरकार ने इस तरीके का जो प्रोटेक्शन का बर्डन है वो इन्वेस्टर्स के ऊपर डाला हुआ है कि इन्वेस्टर्स खुद ही प्रोटेक्ट रहें। अगर इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं डूबता है तो फिर सरकार उसमें कोई कदम नहीं उठा सकती है। इट मस्ट बी मैंशन दैट द क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड NFTs आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की। देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स और एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजेक्शंस। वही मैंने यहाँ पर कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का यही कहना है कि जो उन्होंने बेसिकली 25 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कंप्लायंसेस नोटिस, नॉन कंप्लायंस के नोटिस इश्यूज़ करे, लेकिन उस दौरान उन्होंने यही कहा कि जो क्रिप्टो प्रोडक्ट्स और NFTs हैं ये काफ़ी अनरेगुलेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हैं, और अगर इसमें आपका कोई भी इन ट्रांजेक्शन्स में कोई भी नुकसान या लॉस होता है तो फिर आपके पास कोई भी रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स नहीं है। रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स का मतलब है कि कोई भी ऐसे रेगुलेशंस नहीं है कि आप उन पैसे के लिए कहीं पर शिकायत कर सकें या कुछ उम्मीद रख सकें कि वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। डूब गया तो डूब गया, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यही इनका यहाँ पर कहना है। लेकिन दिस हैजंट हाउएवर स्टॉप्ड द गवर्नमेंट फ्रॉम पेनलाइजिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस फॉर नॉट अडहेरिंग टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज। लेकिन इसके बावजूद भी जो ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अडहेर नहीं कर रहे हैं, सरकार उनको पेनल्टी लगा रही है। ठीक है, 2024 से 25 के बीच में जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसने 28 करोड़ से ज़्यादा का फाइन लगाया है 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर। बिनांस के ऊपर 18 करोड़ से ज़्यादा का है, बाईबिट के ऊपर 9 करोड़ से ऊपर का है, और क्यू कॉइन के ऊपर 34 लाख से ऊपर का जो है वो पेनल्टी लगाई गई है। पिछले महीने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 25 एक्सचेंजेस जो कि इन देशों में US, चाइना, कंबोडिया, सिंगापुर, इन देशों में इस्टेब्लिश्ड हैं, है ना, उनको नॉन कंप्लायंस नोटिस भेजा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के लॉस का वायोलेशन कर रहे हैं।
ठीक है, तो सरकार यहाँ पर कुछ कदम मतलब इस तरीके के पेनल्टी वगैरह ज़रूर लगा रही है इन एक्सचेंजेस के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेगुलेशन ना होने की वजह से अगर आपका पैसा डूब गया तो डूब गया। ठीक है, इंडिया के रेगुलेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, indefinite ambiguity can push innovation into regulatory gray zones, reduce investor confidence and set Indian startups back by years। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि एम्बिग्यूटी काफ़ी ज़्यादा है ना, इंडेफिनिट एम्बिग्यूटी हो सकती है, कब तक रहेगी कुछ नहीं पता, और इससे जो इनोवेशंस है वो रेगुलेटरी ग्रे जोन में चले जाते हैं। ग्रे जोन का मतलब है कि जहाँ पर नथिंग इज़ क्लियर कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या डूज हैं क्या डोंट्स है, वो नहीं पता, तो उससे इनोवेशन नहीं हो सकती प्रॉपर, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम होता है, और इससे जो इस सेक्टर में काम करने वाले इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो भी फिर काफ़ी पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि इंडिया ने जो है 2022 से लेकर 23 के बीच में 268.9 बिलियन डॉलर जो है वो रिसीव किया है एज आ क्रिप्टो एसेट्स। ठीक है, और ये चीज़ 2025 में बढ़ के 338 बिलियन डॉलर की हो गई है, जो कि एशिया पैसिफिक में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि हालांकि कोई ओवर आर्किंग लॉ नहीं है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, लेकिन सरकार जो है वो एक पैच वर्क का काम कर रही है। पैच वर्क का मतलब है कि जोड़ तोड़ लगा रही है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं उनको लेकर, ताकि उसमें क्रिप्टो करेंसीज को कवर किया जा सके, है ना। स्टेइंग कंसिस्टेंट विद इट्स कंसर्न अबाउट डिजिटल टोकन्स, मतलब सरकार इनको लेकर चिंतित है। कोई नया कानून हालांकि नहीं लाना चाहती है, लेकिन वो ये चाहती है कि जो भी एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस है, एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं, उनमें कुछ इधर उधर करके क्रिप्टो करेंसी को या डिजिटल एसेट्स को इसमें इंक्लूड किया जाए। तो जैसे कि यहाँ पर 2023 में सरकार जो है वो इनको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके अंतर्गत लेके आती है ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। एक्सचेंजेस, वॉलेट प्रोवाइडर्स और इवन जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अब फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट के अंतर्गत रजिस्टर करना होगा। ठीक है, उनको केवाईसी करनी होगी, नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन फॉर ऑल यूजर्स, डिटेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर होती है ना, कोई भी संदिग्ध लेन देन ट्रांजेक्शन होता है तो उसको रिपोर्ट करना होगा। कई सारे जो मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जैसे कि CoinDCX, WazirX, बिनांस इंडिया, इन्होंने ऑलरेडी जो है वो इसके अंतर्गत रजिस्टर किया हुआ है। कुछ एक्सचेंजेस जो विच आर रजिस्टर्ड विद द FIU IND रिप्रेजेंट ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द ओवरऑल क्रिप्टो नेटवर्क्स, लेकिन ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं जो FIU के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी हैं, ये ओवरऑल नेटवर्क का बहुत कम हिस्सा है। ठीक है, रियलिटी ये है कि दैट देयर आर मैनी फॉरेन बेस्ड एंटिटीज विच डू नॉट अडेयर टू ओनली आवर रिक्वायरमेंट्स। कई सारी ऐसी फॉरेन एंटिटीज़ हैं, मतलब जो इनका बेस इंडिया में नहीं है, जो हमारे इन रिक्वायरमेंट्स को या हमारे इन नॉर्म्स को, हमारे इन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, एंड फॉर पीपल हु आर लुकिंग एट क्रिप्टो करेंसी एज अ पोटेंशियल टूल फॉर एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है चोरी। ठीक है, मतलब चोरी करना, लूट करना, आपने किसी चीज़ को अगर, मतलब जो लोग क्रिप्टो करेंसी को एज अ पोटेंशियल टूल फॉर एम्बेजलमेंट देखते हैं, एम्बेजलमेंट का मतलब एक तरीके से आप ये भी मान के चलिए, मतलब इस कंटेक्स्ट में, कि अगर किसी का पैसा लेट से रियल मतलब लीगल मनी है, ठीक है, वाइट का पैसा जिसको हम कहते हैं, अगर वो है तो वो तो रेगुलेटेड वालों में पैसा लगा सकते हैं, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन कुछ लोग जिनका पैसा लेट से ब्लैक मनी है ना, अगर वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर वो इन रेगुलेटेड जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनके थ्रू तो करेंगे नहीं, है ना। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसे जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं वो उनको ढूंढते हैं। ठीक है, या वो फॉरेन एक्सचेंजेस जो हैं उनके लिए एक ल्यूक्रेटिव प्लेटफॉर्म साबित होते हैं जो ऐसे लोग हैं, क्योंकि उनमें कोई रेगुलेशन है ही नहीं, है ना। ऐसी जगहों पर ना आपका केवाईसी होना है, ना उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज उनको फॉलो करना है, तो उनके लिए ये आसान है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इन्वेस्टिगेटर्स टू गेन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देयर। तो इसीलिए इस तरीके के जो ये फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी एक्सेस या उनमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करना जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए क्या यहाँ पर इशू था, है ना। और अपने वादे के तहत मैंने ये आर्टिकल्स यहाँ पर कवर किए, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग संडे, और मुझे लगता है कि ये ज़रूर आप लोगों के काम आएंगे। ठीक है, चलिए, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप हमारे CSET लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा बैच है, ऑलरेडी चल रहा है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस अभी तक हो गई हैं, हालांकि सिर्फ 1-2 टॉपिक्स ही हुए हैं, वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी, और उसके बाद आप लोग आगे से डेली जो है वो लाइव इसमें क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है। दिन में 2:30 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर चाहें तो 49 रुपीज़ का ट्रायल भी ले सकते हैं। उसमें आपको लगभग 10 क्लासेस के आसपास मिलेंगी। उसके लिए आपको ये जो QR कोड या UPI ID दी गई है, यहाँ पर अपना पेमेंट करना है और उसके बाद टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करना है। तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग ऐड कर देंगे और वहाँ से आप ये जो डेमो क्लासेस हैं, जो ट्रायल क्लासेस हैं, वो ले सकते हैं। अगर आप उसके बाद सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी 2026 या 27 के लिए आप मेंस की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। बाकी डिटेल्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं। एक वीडियो भी इस चैनल पर पब्लिश किया गया है, वो चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर सीधे डायरेक्टली एनरोल करना चाहें तो आप हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू एनरोल भी कर सकते हैं। ये तो कंप्लीट GS के बैच है, यानी कि GS 1 to 4 इसमें सब कवर है। अगर आप चाहें, इफ़ यू वांट, तो अलग अलग GS स्पेसिफिक पेपर्स भी, मतलब आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। वो भी आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और बाकी अगले साल के प्रीलिम्स के लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी हमारे पास है। अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस या आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।